पीटीआई के असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं। आर्टिकल 6 आइन का आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा और मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 6 के अंदर ज्यादा से ज्यादा सजा जो है मुल्क से गद्दारी करने की, आइन को मुअत्तल या मजरू करने की, वो सजाए मौत है। पाकिस्तान के ख़ास तौर पे तमाम इदारों को, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अदलिया के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा है। आइन की हुर्मत को खुल्लम खुल्ला इस वक्त चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे बयानात आ रहे हैं जिससे गूंज सुनाई देती है माजी के डिक्टेटरों की। ज़ियाउल हक का वो मशहूर जुमला कि आइन क्या है, कागज़ है, इसको मैं उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक सकता हूँ। कुछ उसी किस्म के ख्यालात की बू हमें सुनाई दे रही है जैसी आज बात की गई कि क्या फ़र्क पड़ता है, 90 दिन में तो कराने का लिखा है, लेकिन ये तो नहीं लिखा कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम फैसला कर बैठी है और इमरान खान के साथ खड़ी भी है। अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। तो तहरीक इंसाफ तो मुस्तरद करती है इस किस्म की मज़मूम साजिश को, लेकिन पाकिस्तान के अवाम भी मुस्तरद करते हैं। और हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है कि पाकिस्तान की अदालतें भी मुस्तरद करेंगी इन तमाम साजिशों को। और इंशाअल्लाह ताला ये तारीख दौर जिससे मुल्क गुजर रहा है, जिसकी कीमत, एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान के अवाम को अदा करनी पड़ रही है। इस हुकूमत के अपने जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई से अवाम गुजर रही है। साथ के साथ एक अनापरस्त पॉलिसी कि मैं डॉलर को 200 से नीचे करूंगा, उसने मुल्क के अंदर वो तबाही पैदा की। हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, मजदूर अपनी नौकरी से, ज़खायर खतरनाक हद तक नीचे गिर गए। पाकिस्तान से बैरूनी कारोबार करने वालों ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करेंगे और नतीजा ये निकला कि 200 से नीचे लाने वाले डॉलर आज 250 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा है। हम आपको इतने अरसे से कह रहे थे कि मसनूई तौर पर डॉलर को रोकने के लिए पाकिस्तान की मईशत की तबाही की जा रही है। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बैंक्स को इजाज़त दी है कि अच्छा ठीक है, आपके ख्याल में मार्केट के लिहाज से जो रेट होना चाहिए उसके ऊपर कर ले। और एक ही दिन के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है। पाकिस्तान की तारीख का इतनी ज़्यादा रुपए की कदर में कमी एक दिन के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई और अभी भी नहीं रुक रहा। 250 पे भी कोई बेचने को तैयार नहीं है। आप 250 पे मांग रहे हैं, 260 पे बेचने की बात कर रहे हैं लोग। अब पता नहीं 260 पे भी ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये जो तबाही आई हुई है, बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी वो अजीरन की जा रही है। मुश्किलात नहीं, तबाही का शिकार किया जा रहा है। ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जिस वक्त तक पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, एक फ्रेश मैंडेट की तरफ नहीं जाएगा। इन इंपोर्टेड हुकूमत वालों ने तो जो कुर्सी से चिमटे में इन्होंने तो छोड़नी नहीं थी। इमरान खान दलेराना फैसले करने वाले आदमी हैं। 2 सूबाई हुकूमतें तहलील हो चुकी हैं। आइन का 90 दिन का मीटर स्टार्ट हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए ताकि पाकिस्तान इस अजाब से निकल सके और पाकिस्तान के अवाम
इस अदाब से निकल सके। कि 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी आपने और कौमी असम्बली से भी इस्तीफे आपके मंजूर हो गए, क्या आपको इस चीज़ का इदराक नहीं था कि जब आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे और इस्तीफे भी मंजूर हो जाएंगे, आपके साथ दोबारा इस तरह का रवैया जो 25 मई को अपनाया गया था दोबारा अपनाया जाएगा? आप लोग इसके लिए तैयार थे? दूसरा एक ये कि सदर मुमलिकत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और आप लोग दावा भी कर चुके हैं कि नून लीग के अरकान भी आपके साथ राब्ते में हैं, तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं वफाक में ऐसी हलचल करते कि आपके ऊपर जो मुसीबतें आई हैं उसको रोका जाए? अच्छा, पहले सवाल आपका जो था कि क्या हमें इस बात का इदराक था कि जब असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी तो उसके बाद हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी? इसका बिल्कुल इदराक था। ऐसा नहीं है कि यह हमारे लिए कोई बड़ी ताज्जुब की बात हो रही है, लेकिन मेरे भाई, एक तरफ मुल्क का मुस्तकबिल और दूसरी तरफ मेरे ऊपर या इमरान खान के ऊपर या तहरीक इंसाफ के बाकी लीडर्स के ऊपर उनकी ज़ात के ऊपर तकलीफ। हम अपनी ज़ात पर तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन हम मुल्क को और 22 करोड़ आवाम को तकलीफ में नहीं देखना चाहते। इसलिए हमने ये फैसला किया। इमरान खान को गिरफ्तार करने की बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे या हाउस अरेस्ट करेंगे। कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं। इस हवाले से आपका क्या फिर लाएमल होगा? देखिए, कोई कानून के अंदर अगर मुझे बता दे कि किस कानून के तहत इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। तहरीक इंसाफ के असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इलेक्शन की तारीख फौरी तौर पर दी जाए। जी, आगे बढ़ते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उन्होंने पीटीआई वालों को बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, असेंबली मत तोड़ो, मगर उनकी बात नहीं मानी गई। 1 साल और काम करते तो यहाँ नून लीग के कपड़े तक ना मिलते। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि वो नून वाले भी चाह रहे थे कि जी ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। 1 साल और लग जाता ना तो इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कपड़े भी नज़र नहीं छाने होने नून लीग के। लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। मैंने लाहौर में 21 अरब के मंसूबे दिए। ये अपना जो मियाँ असलम इकबाल का हल्का और महमूद रशीद साहब के हल्के में कम दे सके हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई। तो इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात। मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसे तरीके से करना है कि गरीब आदमी LNG की कीमत ना दे रहा हो, गरीब आदमी को सस्ती बिजली सस्ती गैस मिल रही हो। ऐसे तरीके से करना है कि गरीब आदमी LNG की कीमत ना दे रहा हो, गरीब आदमी को सस्ती बिजली सस्ती गैस मिल रही हो। और जो अवेलेबल हो वो ऐसे कीमत पे हो, ऐसे भाव हो जिसे लोग अफोर्ड कर सकते हो। फिर ही मुल्क आगे बढ़ेगा, फिर ही गरीबों के घर के चूल्हे जलेंगे। इस मकसद को सामने रखते हुए हमने बहुत सी चीजें आपके सामने लाए, मगर 1-2 मरतबा आप हंस दिए और 1-2 मरतबा सबने शक की नजर से देखा। जब मैंने आपको आके कहा कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द सस्ता तेल लेकर आएंगे और चंद महीनों के अंदर लेकर आएंगे और आपको तारीख भी दी, तो बहुत से दोस्तों ने यकीन किया और मेरा हाथ पकड़ा और मजबूत किया। और बहुत से लोगों ने शायद पाकिस्तान की तारीख कुछ ऐसी है कि शक की नज़र से भी देखा कि शायद ऐसा ना हो। तो आपने देख लिया कि 45 दिन के अंदर, और ये 45 दिन का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये मैंने नहीं कहा, ये रूस से आए हुए वफद के जो लीडर थे उन्होंने जिक्र किया कि वो मामला जो 45 दिन पहले शुरू हुआ था वो आज हमने ख़त्म कर दिया। और आपके सामने वो मुआहदे हो गए, उनके ऊपर दस्तखत हो गए, जिनके तहत ये तय पा गया कि मार्च के महीने तक, मार्च ख़त्म होने से पहले पहले पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक मुआहदा तय पा जाएगा जिसके ज़रिए सस्ता खाम तेल जो दोनों मुल्कों के लिए बेनिफिशियल होगा वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा।
ये तमाम काम जो कई सालों में नहीं हुआ, जो कई दफा आपने लोगों को जेबों से कागज लहराते हुए देखा कि मैं बात कर रहा हूं सस्ते तेल की, मैं बात कर रहा हूं सस्ती, कुछ नहीं हुआ। 45 दिन के अंदर ये मामला तय पा गया और अब इंशाल्लाह मार्च के अंदर जो हमारी तफसील है तमाम कमर्शियल टर्म्स की वो तय हो जाएगी, साइन हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने मुआहिदा किया उसके तहत एक होलिस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी प्लान जो है इस साल के आखिर तक मुकम्मल होगा, जिसमें एलएनजी भी होगी, जिसमें गैस भी होगी, पेट्रोलियम के अलावा। इस वक्त उनके पास गैस मुयस्सर नहीं, मगर उन्होंने वादा किया कि अगली सर्दियां, अब ये सर्दियां तो अल्लाह के हुक्म से गुजर गई और आपने देखा कि 10 साल में पहली मर्तबा किसी जगह के ऊपर कोई हंगामा आराई नहीं हुई। जनवरी खत्म होने को है गैस की कमी की वजह से। ये नहीं कि कमी नहीं थी, ऐसा भी नहीं कि लोगों को तकलीफ नहीं हुई और उन औकात में जो खाने पीने के औकात नहीं थे, मगर हत्तुल इम्कान हुकूमत ने कोशिश की और इस मर्तबा किसी जगह पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये भी मुआहिदा किया है कि अगली सर्दियां आने से पहले पहले स्पॉट कार्गो यानी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते उस पे रूस हमें एलएनजी के हमारे साथ कोई 2 कंपनियां उन्होंने पाकिस्तान को कहा है इनके साथ आप मुआहिदा करें ताकि अगली सर्दियों के लिए आपके पास एलएनजी हो। मगर लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले वक्त के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए एक होलिस्टिक एनर्जी का मुआहिदा किया जाएगा। होलिस्टिक का मतलब है कि उसमें पाइप गैस भी होगी, उसमें एलएनजी भी होगी, उसमें क्रूड ऑयल भी होगा, उसमें दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी होंगी, जिसके जरिए पाकिस्तान को सिक्योरिटी मिलेगी, यानी हर वक्त एनर्जी की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। एनर्जी जो आएगी पाकिस्तान में, तेल जो आएगा, गैस जो आएगी वो सस्ते होंगे ताकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी हो और सस्टेनेबल तरीके से आएंगे, क्योंकि जितनी हम सस्ती चीजें लेंगे उतना ही ज़र्रे मुबादला का बोझ हम पे कम होगा और ये जो सारा दिन ले दे डॉलर रुपए की होती रहती है उसके अंदर हमें फायदा पहुंचेगा और हमारी इंपोर्ट का बिल कम होगा क्योंकि हम सस्ती चीजें खरीद रहे होंगे। ये था वो वादा जो मैंने आपसे किया था और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपके सामने दस्तखत के साथ वो तमाम चीजें वो दस्तखत की शक्ल में आपस में हमारे मुआहिदे की शक्ल में आप सबके सामने आ चुकी हैं। आपने रूसी सफीर का भी बयान सुन लिया, आपने हमारे ईएडी के वजीर का भी बयान सुन लिया और आपने उसके बाद मेरा जो तबसरा था वो भी आपने सुन लिया। अब आप देख लीजिए, हमने जो वादा आपसे किया था, जो वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया था, वो वादा पूरा हो गया। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये मुल्क जितने ख्वाब आपकी आंखों में हैं उन सबको लेके आगे बढ़े। एक माँ जो अपनी बच्ची के लिए ख्वाब देखती है उसको हम सियासत की नज़र ना करें, ओए तोए की नज़र ना करें, हम उस ख्वाब को लेकर आगे बढ़ें। अब उस ख्वाब के रास्ते में रुकावट क्या है? उस ख्वाब के रास्ते में एक उद्यम है, हर तरफ ओए तोए हो रही है। आप ये देखें कि जिस दिन आपने सारी असेंबली को गद्दार करार दे दिया, जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था, और आपने तमाम ऑपोजिशन को जो एक तरफ बैठी हुई थी सिर्फ इस वजह से कि वो कह रही थी कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं, आपने हिटलर की तरह, भाई खान साहब, हिटलर की तरह आपने आर्टिकल 5 लगा दिया। आपने असेंबली में आके वजीर कानून ने करारदाद पेश कर दी कि इस असेंबली की ऑपोजिशन के ऊपर आर्टिकल 5 लगाया जाए। ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये गैर मुल्की एजेंट हैं, इनसे वोट लेने का हक पार्लियामान में इलेक्ट होने के बाद वोट लेने का हक छीन लिया जाए। यानी वोट लेने का हक सिर्फ एक शख्स को होना चाहिए या 3, 4, 5 खान साहब और उनके 4, 5 हवारियों को, उसके अलावा इस मुल्क में किसी को वोट करने का हक नहीं होना चाहिए। और जो खान साहब के खिलाफ वोट करेगा वो क्या है आर्टिकल 5 की रूह से? गद्दार है वो। और ये मुसव्वदा पेश किया गया असेंबली में, सिर्फ गद्दार नहीं है, जो अपने बेटे की कंपनी से
उसके बोर्ड के ऊपर बैठने के लिए हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अगर बेटा कामयाब हो तो वो भी उसकी कामयाबी में उसके साथ शाना बशाना बैठे। आपके वालिदैन की भी ये ख्वाहिश है कि जब आपको अल्लाह जिंदगी के अंदर कामयाब करे वो आपके साथ खड़े हों, माँ की दुआएं आपके साथ हों, बाप की शफकत आपके साथ हो। लेकिन जब एक बच्चे ने अपने वालिद को कहा कि आप मेरे बोर्ड के ऊपर बैठें, एजाजी तौर पे बैठें, तनख्वाह ना लें, तो आपने नवाज शरीफ को तनख्वाह ना लेने पे, अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पे आपने कह दिया कि ये करप्ट है और ये वतन की सलामती के खिलाफ हैं और इनको कोई हक नहीं होना चाहिए कि ये मुल्क के वजीर आजम रहें, ना सिर्फ ये बल्कि किसी पार्टी के सरबराह रहें। चलें इसको छोड़ दें। और क्या चीजें हमारे सामने हायल है कि आपने एक वकील के लिखे हुए कागज पे, एक वकील जिसने एक फॉन्ट इस्तेमाल किया जो कमर्शियली अवेलेबल था लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज का हिस्सा नहीं था, यानी कोई भी शख्स, और उसने अपने बयान में, जिसको ये लेकर आए थे बयान देने के लिए, उसने कहा कि इस वक्त दुनिया के अंदर लाखों लोग ये फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे थे जब ये मुआहिदा तहरीर हुआ। आपने कहा क्योंकि इसमें वकील ने एक फॉन्ट इस्तेमाल किया जो अवेलेबल तो था लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था, इस वजह से मरियम को 7 साल सजा। कितने साल सजा फॉन्ट इस्तेमाल करने पे? 7 साल सजा दी कि वो फॉन्ट जो अवेलेबल है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था। भाई आपके वकील ने इस्तेमाल किया, आपने नहीं इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल किया बहन भाई के अंदरूनी मुआहिदे के लिए, तो आपने कहा इसको 7 साल सजा दे दो। ये है वो इंतशार जिसकी वजह से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। और आप और देखें, किसी ने आपको तनकीद का निशाना बनाया, आपने उसके ऊपर हेरोइन डाल दी, 20, 22, 25 किलो हेरोइन डाल दी, जिसकी सजा क्या है? मौत। यानी उसके हाथ में मौत का परवाना दे दिया इस बुनियाद पे कि वो आपको अपोज कर रहे हैं। और मैं आपको किस किस का बताऊं? आपको ख्वाजा साद रफीक का बताऊं जो 2-3 साल जेल रहकर आए, आहद चीमा का बताऊं जो 3 साल जेल रहकर आए, फवाद हसन फवाद के मुतल्लिक बताऊं आपको मैं, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा साद रफीक की दास्तान सुनाऊं आपको मैं, ख्वाजा आसिफ की दास्तान सुनाऊं आपको मैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की दास्तान सुनाऊं आपको मैं, एहसन इकबाल, किसकी दास्तान सुनाऊं? यह थमना चाहिए। कभी आपने तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर लोगों को गोलियां मरवाई, कभी आपने आर्टिकल 5 लगा के लोगों को गद्दार करार दिया, तो इस मुल्क में एक तहरीक बन गई है, एक तरीका कार बन गया है। और ये वो गदर है जो खान साहब इस मुल्क पे में पैदा कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं या मैं खेलूंगा या कोई भी नहीं खेलेगा। और उनके टारगेट के ऊपर सिर्फ ऑपोजिशन नहीं है, उनके टारगेट पे उनके अपने भी दोस्त हैं, वो जिनके पैसे से ये कारोबार सारा पीटीआई का चलाते थे, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो तरीन साहब हों, वो तमाम लोग जो इनके दाएं बाएं खड़े 10 साल तक पैसे खर्चते रहे इन पे और इनकी पार्टी पे, उनको भी इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो हर एक को वो मोहरे पे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब हों, चाहे वो कोई और साहब हों, गिल साहब हों। असल में ये तमाम उनको मोहरों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ताकि वो ख्वाब जो वजीर आजम साहब के बिहाफ पे मैंने आपके सामने सिंपल सा ख्वाब, यानी एक बच्ची के, ये एक माँ की आंखों में ख्वाब अपनी बच्ची के लिए, एक बाप की ख्वाहिश के बेटे को नौकरी मिल जाए, उस ख्वाब को किसी तरह वो पाए तकमील तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर वो पहुंच गया तो मेरा क्या बनेगा। तो यानी ये तमाम मामला ये है कि मेरा क्या बनेगा। मैं समझता हूं इस मुल्क में अगर कोई भी शख्स कोई ऐसी चीज करता है जो काबिल गिरफ्त है कानून के मुताबिक, तो उसको गिरफ्त में आना चाहिए।
लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि किसी पे ख़त्म नबूवत का, काफिर होने का, गद्दार होने का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जो हकीकत है उसी की मुताबिकत से सज़ा तजवीज़ होनी चाहिए। मेरी ये दरख्वास्त है हर एक को, पुलिस को भी, कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जो कानून की गिरफ्त में आती है, क्योंकि कानून शिकनी की गई है, तो ज़रूर उसको लेकर चलें आगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मगर ये गद्दार, बागी, ये बातें छोड़ दें। ये इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए रुकावट है। तो ये मैं आपके सामने दोबारा से, एक तो मैं आपके सामने ये मुकदमा पेश करना चाहता था कि भाई हर बंदे की आंख में जो ख्वाब है वही वोट के जरिए वो पार्लियामान में लेकर आता है अपने नुमाइंदों के जरिए। यही वो ख्वाब हैं जो वजीर आजम की आंख में होते हैं। इस वजह से नहीं कि ये वजीर आजम के ख्वाब हैं, इस वजह से कि ये आपके ख्वाब हैं जो वोट की शक्ल में वजीर आजम को दिए जाते हैं। और ये जो मैंने आपके सामने तमाम चीज़ पेश की है वो सिर्फ एक पीस ऑफ एविडेंस पेश किया है कि वो उन ख्वाबों की जो मंजिल या मनाजिल हमने तय करनी है, हम उसकी तरफ गामजन हैं। और चाहे वो दौरा हो किसी ऐसे मुल्क का जिसके बाद मैं आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये दिखाऊंगा कि कैसे 10 से 12-14 बिलियन डॉलर की, यानी 10 से 14 हजार मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में होगी, इंशाअल्लाह रिफाइनरीज में। मगर मैं उसी वक्त आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा जब ये तफसीलात तय हो जाएंगी। लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इस मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके मुल्क के अंदर ज़र्रे मुबादला का जो बोझ है, जो हमारे ऊपर डॉलर और रुपए के अंदर जो इम्बैलेंस है, उसको ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर मैंने आपके सामने पेश की वो चीज़ें जो इस मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल हैं। और फिर मैंने आखिर में दरख्वास्त ये की कि भाई कानून के मुताबिक आगे बढ़ें। अगर किसी ने कानून शिकनी की है, वो मैं भी हूँ, वो मेरे दोस्त फवाद साहब भी हों, वो कोई और भी शख्स हों, आप कानून के दायरे में कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो 2-3 हमने चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, गद्दार, काफिर, रसूल खुदा न खास्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत में कोई ऐसी कोई गुस्ताखाना बात की है, ये सियासत में मत करें। इससे सियासत को दूर रखें। इससे अगर हम सियासत को दूर रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज जॉइंट एक्शन कमेटी का हुआ था इजलास यहाँ पे प्रेस क्लब में, उन्होंने ये कहा है कि एलपीजी की एक तो शॉर्टेज है और दूसरा कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसके ऊपर अगर हुकूमत एक्शन नहीं लेती तो हम आपका नाम लेकर उन्होंने कहा है कि हम आपके खिलाफ जो है 31 तारीख को जो है वो एहतजाज करेंगे। तो फिर माफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? अगर मैं माफिया की पुष्ट पनाही करता हूं तो मेरे दोस्त फिर माफिया ने क्यों की है? आप ही लोग इन माफिया एलपीजी को हर दफ़ा कहते हैं ना। अगर आज जिन लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कौन लोग थे जिनकी मैं पुष्ट पनाही कर रहा हूं? और अगर मैं पुष्ट पनाही कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? उनको तो आप लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जो उनको कहते हैं माफिया है। बात यह है भाई कि इस दफ़ा एसएसजीसी के ज़रिए और पीएसओ के ज़रिए और पर्ल पार्को के ज़रिए हमने कम से कम 20,000 टन एलपीजी इजाफी हुकूमत ने मंगवाई है, जो पहले हुकूमत नहीं मंगवाती थी। आपको अंदाज़ा है कि पिछले साल एलपीजी का जो हमारा कारखाना है जिसको टर्मिनल कहते हैं, उसकी टोटल यूटिलाइजेशन 20-22-25% थी। तो मैं कह रहा था क्यों भाई, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर के लोग मंगवा के जो इनके मन में आए उस भाव बेचें, और गरीब आदमी जितनी मर्जी ब्लैक हो एलपीजी वो ब्लैक के पैसे दे। तो एसएनजीपीएल से मैंने कहा कि तुम दुकानें खोलोगे गली मोहल्ले में और एलपीजी बेचोगे और ओगरा की प्राइस से नीचे बेचोगे, और अगर एक भी जगह पे एक भी कंटेनर ओगरा की प्राइस से ऊपर बिका किसी भी सरकारी दुकान के ऊपर तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा।
जिसके नतीजे में क्या हुआ, दूसरी तरफ एसएसजीसी को कहा कि 20,000 टन इजाफी एलपीजी मंगवाओ ताकि जिस वक्त कोई ब्लैक करने लगे उस वक्त मार्केट के अंदर एलपीजी होनी चाहिए। तो जिसके नतीजे में क्या हुआ, जिसके नतीजे में यह हुआ कि एलपीजी ब्लैक नहीं हुई, ओगरा की प्राइसेस के इर्द गिर्द चलती रही। तो वो जो फायदा मिलता था उन दोस्तों और भाइयों को हर साल, जिसे वो अपना हक समझते हैं कि गरीब आदमी को महंगी, आपके महल्ले के अंदर अगर दुकान खुली हुई है एलपीजी की सरकारी और उस पे ओगरा रेट के ऊपर अगर आपको एलपीजी मिल रही है, और मैं आपको कह रहा हूं कि हमने 20,000 टन हर महीने इजाफी एलपीजी मंगवाई है, तो आप क्यों जाके महंगी खरीदेंगे? इस पे हुई है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिनने की है वो आपके सामने है। और अगर मैं उनकी पुष्टपनाही कर रहा हूं तो फिर मेरे खिलाफ काहे को करते हैं? उनको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए थी कि देखे कितने अच्छे आदमी हैं, इन्होंने हमारी पुष्टपनाही की, हम ब्लैक कर सके, कीमतें बढ़ गईं, हमने ढेरों पैसे बनाए, और ये जो हमारी रोल्स रॉयस एक थी अब वो 2 हो गई, 2 मर्सिडीज जो थी वो 3 हो गई। हर एक तो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मर्सिडीज पे, और वो गरीब आदमी जो एक कनस्तर नहीं खरीद सकता एलपीजी का, उसके मुतल्लिक कह वो ये रहे हैं कि सरकार ना मंगवाए, हमारी इजारादारी। और नहीं भाई, वो दिन गए। अब अगर तुम ब्लैक करोगे तो सरकार मंगवाएगी, और इससे ज्यादा मंगवाएगी, और तब तक मंगवाती रहेगी जब तक ब्लैक इस मुल्क से खत्म नहीं हो जाती। जो एलएनजी कार्गो आने वाला है, क्या वो रिफ्यूज किया है ईएनआई ने, और अगर किया है तो आपका अल्टरनेट क्या होगा? देखिए, हमने तो अपने ऑल्टरनेट शुरू इस पूरी सर्दियों से पहले अक्टूबर में हमारा प्लान मुकम्मल हो चुका था। ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप देख लें कि हमने जो औकात आपको कहे थे कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और 12 बजे से 2 बजे, 12 बजे से 2 या 3 बजे तक और फिर 6 बजे से 9 बजे तक गैस आएगी, वो इस वजह से आ सकी गैस कि हमने ये अक्टूबर में प्लान मुकम्मल कर लिया हुआ था। उस प्लान में हमने ये कंटिजेंसी डाली हुई थी कि कंटिजेंसी का मतलब है कि हमने ये तय किया हुआ था कि हम एक तसलसल से देख रहे थे कि जो हमारे कुछ मुआहदे हैं, ईएनआई, गनवर, इस तरह के जो मुआहदे थे, वो कभी एक कार्गो देते थे, एक कैंसिल करते थे, एक कार्गो देते थे, एक कैंसिल करते थे। तो हमने वो जो कैंसिलेशन थी वो अपनी प्लानिंग में डाली हुई थी। इस वजह से जैसे कि हमने पूरी सर्दियां गुजार दी हैं, उस तरह ये भी जो उन्होंने डिफर करने को कहा है कि हम कार्गो बाद में देंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्लान मुकम्मल है।